नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हमने लिया है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा को समझेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे। वैसे तो संज्ञा को हमने पहले भी कर लिया है और हमने उसको समझ भी लिया था अच्छे से, लेकिन हम इसको दोबारा से अच्छे से एक बार वापस से समझ लेते हैं, क्योंकि और भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, न्यू बच्चे भी हैं, तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको वापस से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि वस्तु है, स्थान है, समूह है, भाव है, गुण है, अवस्था आदि का कोई ना कोई नाम होता है, तो उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम उदाहरण के जरिए देखते हैं। जैसे कि राहुल और विजय से मिलने आया। राहुल विजय से मिलने आया। अब ये राहुल और विजय ये नाम है, तो ये क्या हो गए? संज्ञा। इधर देखिए, कोयल गाती है, तो कोयल क्या हो गई यहाँ पे? संज्ञा। मेज पर घड़ी रखी है, तो मेज भी नाम है, घड़ी भी नाम है, किसी वस्तु, जगह, स्थान आदि के, तो ये सब क्या हो गए? संज्ञा। तो यहाँ पे जो ये नीले नीले हैं, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, आ गया आपको समझ में? अब आगे देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। तो वो कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है, तो ये दोनों को जातिवाचक संज्ञा से ही अलग किए गए हैं। जो ये इनके अंदर जो आएंगे वो पहले जातिवाचक संज्ञा में आ जाते थे, लेकिन अब उसको यहाँ से अलग कर दिया गया है द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे विशेष, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान। अब जैसे कि यहाँ पे विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे कि राहुल। अब वैसे ये नॉर्मल राहुल होता तो ये तो बहुत सारे नाम होते, विशेष नहीं, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी को ले लो, जवाहरलाल नेहरू, तो ये विशेष हैं, यानी कि राहुल गांधी एक ही है और जवाहरलाल नेहरू भी एक ही था, विशेष व्यक्ति हैं ये। अब विशेष स्थान, जैसे कि लखनऊ, लखनऊ एक ही है और अक्षरधाम मंदिर भी, तो ये विशेष है, मतलब जो विशेष चीज़ होती है, विशेष वस्तुओं के नाम, जैसे भगवत गीता भी एक ही है और रामायण भी एक ही है। तो आगे बच्चों, आपको समझ में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे प्राणी लेते हैं, जैसे कि मछली लिया हमने। अब हम एक मछली बोलेंगे तो उसमें पूरी मछली की जाति आ जाएगी, सब मछली आ जाएगी उसमें। गधा है तो गधा लिया तो पूरा गधा है। अब गधा है तो उनके नाम अलग अलग तो होते नहीं है, बस गधा को गधा ही बोलते हैं। जैसे चींटी, अब सब चींटियों को चींटी ही बोलते हैं। अब लड़का, लड़का नाम लेते ही सारे लड़के आ जाते हैं उसमें, इस तरीके से। स्थान, जैसे कि बाजार, तो हमने बाजार नाम लिया, वो चाहे अलवर का बाजार हो, चाहे जयपुर का बाजार हो, बाजार तो बाजार ही रहेगा। अब शहर, चाहे जयपुर शहर ले लो, चाहे अलवर शहर ले लो। वस्तु, जैसे कि सोना, अब सोना कोई सा भी हो, चाहे वो हार हो, चाहे रिंग, अंगूठी हो, चूड़ियाँ हो, हमने सोना बोला है तो सोना तो सोना ही होता है। चप्पल है, आटा है, ऐसे इस तरीके से, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे उसकी जाति का पता चलता है। अब है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, हिंसा, भाईचारा, सत्य, मिथ्या, बचपन, बुढ़ापा, खुशी आदि। अब इसमें जैसे कि भाव झलकते हैं, इसमें मानवता में, हिंसा में, भाईचारा में, सत्य में, इसमें हमारे इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं होती हैं, तो जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि वस्तुएं बनाई जाती है। सोना, चांदी से आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं। पीतल, तांबा, लोहा आदि से बर्तन और औजार बनाए जाते हैं। लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला भी द्रव्य हैं। तो इसको हम द्रव्य अगणनीय नहीं होते, अतः सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ ले लिया, चावल ले लिया, हमने दूध से बनने वाला सामान ले लिया, लकड़ी से बनने वाला सामान, बर्तन आदि सब। अब है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो तो पूरी जाति को दर्शाती है, और जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो छोटे टुकड़ों में होती है, यानी कि समूह में, दल में, समूहों में, टुकड़ियों में होती है। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अंगूरों का गुच्छा। अब यहाँ पे अगर जाति हम लेते तो गुच्छा नहीं बोलते, अंगूर बोलते, तो अंगूर बोलते ही अंगूर की जाति आ जाती उसमें, लेकिन यहाँ पे बोला गया अंगूरों का गुच्छा, तो गुच्छा तो एक ही होता है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से समूह हो गया, छोटा हो गया। अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का छत्ता, धनिये की गड्डी, कक्षा, भीड़, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी शब्द समूहों को एक इकाई के रूप में प्रकट करने का कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये भी समूहवाचक भी एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं और द्रव्यवाचक भी एक में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, एक वचन में ही। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पांचों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे कि भारत देश में कभी ददचियों की कमी नहीं रही, भारत को स्वतंत्रता भगत सिंहों ने दिलाई। अब यहाँ पे वैसे तो ददची यानी कि ददची और भगत सिंह, अब भगत सिंह भी क्या है, एक विशेष है, विशेष व्यक्ति है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन यहाँ पे बोला है भगत सिंहों ने दिलवाई, यानी कि भगत सिंहों जैसे वीरों ने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। तो यहाँ पे जाति बन गई है भगत सिंह जैसे लोगों की, वीरों की। और यहाँ पे भी ददची आता है तो वो विशेष व्यक्ति हो जाते, लेकिन ददचियों जैसे की कमी नहीं थी, तो इसलिए ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे है भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होती है, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती है, जैसे कि मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे देव से देवता, नारी से नारीत्व, मानव से मानवता। और सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा जैसे स्व से स्वत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे निपुण से निपुणता, दुष्ट से दुष्टता, योग्य से योग्यता। आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई और सीलना से सिलाई, ऐसे बनाई। तो बच्चों ये पार्ट हो गया हमारा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे इस पार्ट को मैम ने पहले भी करा दिया था, ये इसमें से कॉपी में से कराया था, तो वापस से मैम इसको आपको वर्क को व्हाट्सएप पे सेंड कर देगी। जिसने नहीं किया है वो इस वर्क को कर लेना, जिसने इस वर्क को कर रखा है वो इसको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चों, ये आपके FA फर्स्ट में आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी घर पे इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।